Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will continue the topic of heterozygosity. In today's lecture, um, first of all, we will discuss the reasons and the sources of heterozygosity. What are the sources because of which the heterozygosity, या non-constant variance of the stochastic variable occurs. उसके बाद फिर हम इसको different tests से very quickly, we have already done number of tests to test the presence of heterozygosity. तो very quickly हम उसको देख के हम remedial measures डिस्कस करेंगे कि इसको इसकी रेमेडी क्या है, इसको क्योर कैसे किया जाए. तो ये एक डाटा के अंदर जो प्रॉब्लम है हेटरोजिगोसिटी का, इसके बगैर एक अच्छा मॉडल कैसे एस्टिमेट किया जाता है. एक वर्ड यूज होता है रोबस्टनेस. रोबस्ट किसे कहते हैं, रोबस्टनेस कैसे हैं, एक हेल्दी रिजल्ट्स, हेल्दी आउटकम. यानी इसका मतलब यह है कि हेटरोजिगोसिटी की वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो अनहेल्दी होते हैं या अनरिलायबल होते हैं या ठीक नहीं होते, कहीं ना कहीं कोई इशू होता है. तो जब हम कहते हैं कि इसको क्योर कर लें, तो हमारा मकसद ये होता है कि इन टेक्निकल टर्म वी वांट टू प्रोड्यूस robust results, the results which are healthy, reliable, which can be used for the purpose of forecasting and reporting. तो ये पर्पज होता है. तो वेरी क्विकली गोइंग थ्रू द रीजंस एंड द सोर्सेज ऑफ हेटरोजिगोसिटी. देखिए, एक नेचर है लर्निंग बाय डूइंग. तो जब भी डाटा कलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले जो भी सर्वे हम करते हैं, आमतौर पे हेटरोजिगोसिटी सर्वे डाटा में या क्रॉस सेक्शनल डाटा में होता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रॉस सेक्शनल डाटा में हो, बल्कि ये टाइम सीरीज डाटा में भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है. फाइनेंशियल मॉडल्स जो हैं बहुत सारे, वो इसी इशू को एड्रेस करते हैं, ऑटो कोरिलेशन को और हेटरोजिगोसिटी को, जो हम बाद में पढ़ेंगे. तो जब भी डाटा कलेक्शन होती है तो इनिशियली कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ एरर्स होते हैं. इसलिए जब भी एक बड़ा सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो उसके प्री रिक्विजिट के तौर पे हम एक पायलट सर्वे या पायलट स्टडी कंडक्ट करते हैं, ताकि जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई इश्यूज हैं डाटा कलेक्शन में या डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, रिपीट करने हैं, तो हम अपने क्वेश्चनियर के अंदर वो करेक्शन कर लें और कलेक्शन मेथड को हम ठीक कर लें. तो इस तरीके से लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं, जब ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आती है, तो जाहिर है कि जो स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स हैं उनके वेरिएंसेस कांस्टेंट नहीं रह सकते. नंबर 2, आप देखें कि हम जब एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड और जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ ROA, ROE, सेल्स ग्रोथ वगैरह, डिविडेंड और इस तरह की परफॉर्मेंस को जब हम रिलेट करें तो जनरली ये पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया गया है. लेकिन अगर इसमें साइज को हम इग्नोर कर दें तो जाहिर है स्मॉल फर्म्स के बारे में ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है उसका एक डिफरेंट एटीट्यूड होगा, और अगर बिग फर्म्स की डिविडेंड और परफॉर्मेंस को रिलेट करें तो उनका जो एटीट्यूड है उस रिलेशनशिप का वो डिफरेंट होगा. अब इसमें जो मेजर फैक्टर है वो साइज है. तो साइज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये साइज के वेरी करने से ये रिलेशनशिप वेरी हो रहा है, तो यकीनन इसमें वेरिएंसेस जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकते म्यू के. एक ये सोर्स है. इसी तरह और बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें ये चीज आती है. एक और जो इसका सोर्स है वो है डाटा कलेक्शन मेथड. बाज़ों का डाटा कलेक्शन मेथड हमारे ऐसे होते हैं कि जो इनिशियल कलेक्शन होता है, यानी सब सैंपल जब कलेक्ट होता है और जो बाद में कलेक्ट होता है, और उसमें एक फर्क रहता है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ डाटा नेचर, क्वालिटी ऑफ द नेचर, क्वालिटी ऑफ द डाटा, जो कि डेफिनेटली इम्प्रूव्स ओवर टाइम होती है. तो ये उसकी वजह से जो सिग्मा जो है वो सेम नहीं रह सकता है, जो म्यू का जो वेरिएंस है वो सेम नहीं रह सकता. इसी तरह एक और सोर्स है जिसकी वजह से हेट्रो पाई जाती है, वो है आउटलायर्स. आउटलायर्स क्या है, अननेसेसरीली या एक्सेसिवली हाई वैल्यू या एक्सेसिवली लो वैल्यू. यानी एक नॉर्मल जो डाटा सेट है वो अराउंड एवरेज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका स्प्रेड है, और कुछ वैल्यूज ऐसी हैं कि जो बहुत ही लो हैं या बहुत ही हाई हैं. मिसाल के तौर पे एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जो 90%, एक या दो स्टूडेंट्स हैं जो 90% प्लस मार्क्स ले रहे हैं, जबकि एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो 40-50 के दरमियान है.
तो यकीनन ये जो 90+ स्कोर लेने वाला है इसको आउटलायर कहा जाएगा। इसी तरह अगर एवरेज परफॉर्मेंस या अराउंड 70% परफॉर्मेंस है बाकी क्लास की, और एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस ये है कि उनके 10 to 15% मार्क्स हैं, तो ये एक आउटलायर्स में आता है। तो इसकी वजह से भी हेटेरोज़ाइगोसिटी होती है। एक और जो सोर्स है हेटेरोज़ाइगोसिटी का, दैट कैन बी ओमिटेड वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल हमारे 10 वेरिएबल्स हैं और हम इनएडवर्टेंटली या किसी भी वजह से हमने एक या दो वेरिएबल्स जो रेलेवेंट थे हमने ड्रॉप कर दिए, तो या हमने रेलेवेंट वेरिएबल्स इंक्लूड नहीं किए, तो उसकी वजह से भी हेटेरोज़ाइगोसिटी अराइज हो सकती है। एक और जो सोर्स है वो है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का, जो आमतौर पे हमारी फाइनेंशियल टाइम सीरीज होती हैं उनका डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अगरचे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड की असम्पशंस के मुताबिक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है वो नॉर्मेलिटी की तरफ होना चाहिए, यानी बेल शेप होनी चाहिए, लेकिन ये आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो हम हिस्टोग्राम अगर उस डाटा की बनाएं तो वो हिस्टोग्राम बेल शेप नहीं होती, आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड यानी उसकी जो राइट टेल है वो लेंथी होती है, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो उसकी लेफ्ट टेल जो है वो लेंथी होगी। तो ये वो सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हेटेरोज़ाइगोसिटी होती है। अब सवाल ये है कि इसका इफेक्ट क्या होता है। हेटेरोज़ाइगोसिटी की वजह से आपके बीटास जो है वो इस वजह से ओवर एस्टिमेटेड, उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो खास तौर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि हेटेरो का इशू जो है इट इज एसोसिएटेड विद म्यू, सिग्मा के साथ। तो ये जो सिग्मा है ये स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने में यूज होता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा या जो स्टैंडर्ड एरर्स यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स, तो टी और एफ जो है हमारे वो या तो ओवर एस्टिमेटेड हो जाते हैं या अंडर एस्टिमेटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर और द वैल्यू ऑफ द सिग्मा। तो अगर सिग्मा हमारा डिक्रीजिंग है तो हमारी टी वैल्यू अननेसेसरीली हाई होगी, और अगर स्टैंडर्ड एरर हमारा इंक्रीज है बिकॉज ऑफ द हेटेरोज़ाइगोसिटी, अगर ये हायर साइड पे है तो हमारी टी वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से हम या तो सिग्निफिकेंस गलत रिपोर्ट कर रहे होते हैं या हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमारे जो रिक्वायर्ड या एक आइडियल जो डिस्टेंस है वो उससे या बड़ा हो जाता है या कम हो जाता है, यानी हम या तो टाइप 1 एरर इनकर कर रहे होते हैं या टाइप 2 एरर इनकर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो इसका एक और इफेक्ट होता है हेटेरोज़ाइगोसिटी का, कि अगर आपके मॉडल के अंदर हेटेरोज़ाइगोसिटी है और आपकी टी और एफ वैल्यूज सही एस्टिमेट नहीं हुई, तो फिर जो हर मॉडल जो एस्टिमेटेड मॉडल होता है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इसको हम फोरकास्टिंग पर्पस के लिए भी यूज करें, तो फोरकास्टिंग भी आपकी वो रिलायबल नहीं रहती। तो इसलिए ये इसके जो है वो रिसोर्सेज के सोर्सेज ऑफ हेटेरोज़ाइगोसिटी, हाउ हेटेरोज़ाइगोसिटी अराइजेज, और फिर उसके इफेक्ट्स। ये तो सो फार सो गुड, वी स्टॉप हियर। इंशाल्लाह जो एस्टिमेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। थैंक यू। हम एस्टिमेट भी करेंगे और उसके रेमेडियल मेजर्स भी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन।